चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के पेपर के वीडियो सॉल्यूशन। पिछले साल की तुलना में इस साल का केमिस्ट्री का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। एनसीईआरटी की रिएक्शन है बेटा, अगर फॉलोइंग कन्वर्जन के लिए देखें तो फोर्थ वाला रिएजेंट जो है वो ज्यादा सुटेबल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग एलिफेटिक एसिड। तो सबसे ज्यादा हमारे पास में हो जाएगी बेटा फर्स्ट वाले की, फिर हमारे पास यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 3 मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप बढ़ेगा तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होगी और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो 47 की बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट डज नॉट बिलोंग टू लसाइन टेस्ट। बेटा हमारे पास लसाइन टेस्ट की बात करें तो हमारे पास हेलोजन भी देता है, हमारे पास में नाइट्रोजन भी देता है, सल्फर भी देता है। कौन नहीं देगा बेटा, हमारे पास में कार्बन नहीं देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.03। तो अगर अपन रेट कांस्टेंट की बात करें तो कि हमारे पास में 0.03 दिया हुआ है। हाउ मच टाइम डज it take for 7.2 mole per liter concentration of the reactant to get reduced 0.9 मोल पर लीटर। ठीक है, तो अगर अपन टाइम की बात करें तो हमारे पास में यहाँ हो जाएगा बेटा T1/2 इक्वल टू हो जाएगा 0.693 और साथ में हमारे पास में आ जाएगा K। ठीक है, और K की वैल्यू जो बेटा हमारे पास में है तो यहाँ हो जाएगा T1/2, यहाँ आ जाएगा 0.693 अपॉन में आ जाएगा 0.03। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 23.1। अब अगर अपन देखें तो हमारे पास 7.2 है, इसको अगर देखें कम हमारे पास में होगा तो टी हाफ लाइफ फर्स्ट वाली हमारे पास में हो जाएगी बेटा, यहाँ हमारे पास में बचेगा 3.6। फिर अगर और आगे बढ़ते हैं तो सेकंड वाली टी हाफ लाइफ हमारे पास में हो जाएगी, इसमें आ जाएगा 1.8। और आगे बढ़े तो हमारे पास में हो जाएगा बेटा टी हाफ लाइफ थर्ड वाली हाफ लाइफ हो जाएगी और 0.9 बचेगा। तो हाफ लाइफ हमारे पास में कितनी हो गई, 1, 2 और 3 हो गई। तो अब हमारे पास में हो जाएगा 3t हाफ लाइफ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 23.1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3, 9 और 6। तो इसका बेटा हमारे पास में आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है ए हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 क्वाइट स्टेबल। बेटा जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो स्टेबल नहीं होता। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बेटा बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ हमारे पास में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास में गलत हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड दोनों हमारे पास में क्या हो जाएंगे बेटा, फॉल्स हो जाएंगे। इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। अगर अपन देखें बेटा तो इसमें भी हमारे पास में 4 आयन बनेंगे, इसमें भी 2 आयन बनेंगे, पर यहाँ कोई भी आयन नहीं बनेगा इन दोनों में। तो इनकी कंडक्टिविटी जो है वो मिनिमम हो जाएगी और फिर आगे इंट ये जो आंसर देगा उसके हिसाब से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा जिसके आयन ज्यादा होंगे, अगर अपन यहाँ देखें तो इसके हमारे पास में 3 आयन बनेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है गिवन द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। 2 दिए गए हैं बेटा, एक असर्शन है और एक हमारे पास में रीजन है। तो ये वाला कंपाउंड जो है SN2 रिएक्शन फास्टर देगा बिल्कुल, क्योंकि आयोडीन है, और ये वाला कम देगा। आयोडीन इज ए बेटर लिविंग ग्रुप बिकॉज इट्स लार्जर साइज। तो अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो दोनों हमारे पास में सही और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिए गए हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट की बताना है अपने को। तो अगर अपन बात करें KO2 में तो अंडरलाइन पोटेशियम है, इसकी हमारे पास में +1 होती है। अगर H2O2 की बात करें तो अंडरलाइन ऑक्सीजन है, इसकी हमारे पास में माइनस हो जाएगी 1 और साथ में H2SO4 है, यहाँ सल्फर की होती है +6। अपन ने कॉपी में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इस टाइप के, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा बेटा इसका थर्ड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मेज द कॉलम हमारे पास में है। तो हेबर प्रोसेस में
हमारे पास क्या कैटलिस्ट लेते हैं, Fe लेते हैं। और सेकंड वाले का बिल्कुल सही दिया है, PdCl2 दिया है। विल्किंसन कैटलिस्ट भी हमारे पास में सही दिया है और जिगलर नाटा भी दिया है। अगर अपन देखें तो A का फर्स्ट, B का सेकंड, C का थर्ड और D का फोर्थ। 55 का हमारे पास में A हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, लाइक नाइट्रोजन दैट कैन फॉर्म अमोनिया, आर्सिन कैन बी फॉर्म आर्सिन। अगर बात करें अमोनिया की, NH3 बनाता है। आर्सिन की बात करें तो SH3 बनाता है। बिल्कुल सही है। एंटीमनी कैन नॉट फॉर्म एंटीमनी पेंटाऑक्साइड। एंटीमनी की बात करें तो Sb2 और O5 का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट हमारे पास में सही है, सेकंड सही नहीं है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास में करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। बिल्कुल सही। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cr2 प्लस आयन, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, इन द सेम एज नियोडाइमियम +3। तो अगर अपन बात करें क्रोमियम की तो एटॉमिक नंबर हमारे पास में 24 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा हमारे पास में ऑर्गन, और साथ में हमारे पास में हो जाएगा 4s1 और 3d 5 हो जाएगा। अगर इसको अपन सही लिख लेंगे तो यहाँ हमारे पास में 3d में 5 और 4s में 1 आ जाएगा। अब हमारे पास अगर देखें तो ये +2 में है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो 3d में हमारे पास में 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और 3d में जब 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो अगर अनपेयर्ड की बात करें 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 4 हो जाएंगे। अब अपन बात करें Nd और साथ में हमारे पास में ये +3 में एटॉमिक नंबर इसका अपने को दिया है 60, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा ज़ीनोन, और साथ में आ जाएगा 4f4 और साथ में आ जाएगा 6s2। अब ये हमारे पास में +2 में है, एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से निकल जाएगा। जब यहाँ से निकलेगा तो 4f में हमारे पास में 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और अनपेयर्ड की अगर अपन बात करें तो 1, 2 और 3 अपन ने, ठीक ये नहीं आएगा। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में हो जाएंगे बेटा 3 और यहाँ अनपेयर्ड हो जाएंगे 4। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास में सेम नहीं है बेटा, ठीक है। तो अगर अपन बात करें स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास में सही है पर स्टेटमेंट सेकंड सही नहीं है, तो 57 का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स बेंजीन। तो कौन बेंजीन नहीं देगा बेटा, रेड हॉट ट्यूब में इसकी रिएक्शन कराएंगे बेंजीन मिलेगा, पर हाँ जब अपन इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा फिनॉल, ये बेंजीन नहीं देगा। ये सोडा लाइम से रिएक्शन करवाएंगे तो ये भी बेंजीन दे देगा और ये भी बेंजीन दे देगा। कौन नहीं देगा बेटा, सेकंड वाला नहीं देगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। अपने को मेज द कॉलम देखना है और साथ साथ में अपने को हाइब्रिडाइजेशन बताना है और साथ ही साथ क्या बताना है, शेप बताना है। अगर अपन बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे, डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास में 4 आ जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका शेप हमारे पास में कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो sp3 और साथ में हमारे पास में क्या हो जाएगा, पिरामिडल। तो A का हमारे पास में हो जाएगा सेकंड। B वाले की अगर अपन बात करते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन है और साथ में एक बॉन्ड बनाने वाले 2 हैं, 10 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाएगा। sp3 और D हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और साथ में हमारे पास में देखिए ऐसे लोन पेयर आ जाएंगे बेटा इसमें, और फ्लोरीन, और यहाँ पे आपके पास में फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये हमारे पास में हो गया लीनियर। तो A का हमारे पास में हो जाएगा बेटा सेकंड हो जाएगा और B की बात करें तो हमारे पास में फर्स्ट हो जाएगा। C वाले के लिए अगर अपन बात करते हैं तो हमारे पास में XeO4 की बात करें तो यहाँ हमारे पास में हो जाएगा Xe डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक हो जाएगी फ्लोरीन, एक हो जाएगी फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन और साथ में इधर भी फ्लोरीन, और यहाँ हमारे पास में आ जाएगा लोन पेयर। इसका ये शेप हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो 8 और 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, sp3 और d2, sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 में अगर अपन देखें तो स्क्वायर पिरामिडल इसका शेप हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा। और XeF6 का हमारे पास में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और स्ट्रक्चर जो होगा वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है। तो अगर अपन देखें हमारे पास में आंसर हो जाएगा सी वाले का थर्ड और डी वाले का हमारे पास में थर्ड। आंसर इसका बेटा हमारे पास में थर्ड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60। हाउ मेनी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। तो हमको स्टीरियो आइसोमर के साथ में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनाना है। तो चलिए अपन सबसे पहले इसके मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कंपाउंड दिया हुआ है हमारे पास, अपन इसको पहले सिंपल लिख लेते हैं।
ठीक है। अब इसमें अपने को क्या करना है, क्लोरो लगाना है। तो देखिए क्लोरो लगाने की जगह कौन कौन सी है, तो एक तो अपन यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा अपन यहाँ लगा सकते हैं, तीसरा अपन यहाँ लगा सकते हैं, चौथा अपन यहाँ लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गलती आपने ये कर सकते हैं बच्चे कि जो साथ में कायरल सेंटर्स भी ढूंढना है, ठीक है ना। तो आइए अपन देखते हैं सबका स्ट्रक्चर बना के कि पहला वाला जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। और दूसरा वाला जो बनेगा वो ये बनेगा, तीसरे वाला मैं यहीं पे लगा देता हूँ क्लोरीन, और चौथा वाला ये बनेगा, है ना। ठीक। अब देखिए, अब अपने को इसमें साथ में कायरल सेंटर भी देखना है। तो सबसे पहले अपन देखते, देखिए ये जो फर्स्ट कंपाउंड है इसमें एक कायरल सेंटर तो ये आ गया, तो एक कायरल सेंटर है तो दो आइसोमर इसके बन गए, तो इसके हो जाएंगे दो, इस वाले कंपाउंड के। इस वाले में चेक करते हैं तो देखिए इस वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है अपने पास, राइट। तो इसका केवल एक ही आइसोमर बनेगा, ये। इस वाले में चलते हैं, इसमें एक कायरल सेंटर आ गया तो इसके भी कितने बन जाएंगे, दो। और इस वाले में चलते हैं तो इसमें भी कोई कायरल सेंटर नहीं है तो इसका हो जाएगा एक। अब अपन काउंट कर लेते हैं टोटल कितना आइसोमर बने, तो दो और एक तीन, चार पांच और एक छह, तो छह आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So the next question is which of the following statements are true? आपको सही statements बताने हैं। Unlike gallium that has a very high melting point, very high melting point बोल दिया, statement गलत हो गया, गैलियम का melting point कम होता है, right? On Pauling scale the electronegativity values of nitrogen and chlorine are not same बोल दिया, ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों की electronegativity same होती है, right? AR, K positive, Cl minus, Ca2 positive and H2 minus all are isoelectronic species, and the correct order of first ionization enthalpy, this is wrong because magnesium has higher ionization energy as compared to aluminum. Now the next statement is the atomic radius of cesium is greater than that of lithium and rubidium. This is very correct, right? So the right option will be C and E. This is in fourth option, right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव इज, यू हैव टू फाइंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन फॉर बेरियम। नाउ व्हाट आर द गिवन डेटा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फेट आयन in aqueous state, standard heat of crystallization of barium sulfate. So first you write the equation involved here, Ba2 positive in aqueous phase plus SO4 2 minus in aqueous state gives out BaSO4 in aqueous state, and upon crystallization this form BaSO4 solid, right? So for the formation of BaSO4 for the whole process, delta H given is minus 349 kilocalorie per mole. Now this whole process is combination of this process and this process. So we can add delta H of this whole process because delta H is additive property, or we can say it is extensive property, right? So the formation of enthalpy of formation of barium ion is X. We have to find this value. For the formation of sulfate, it is given that the enthalpy value is minus 216, and for this process the enthalpy of crystallization given is minus 4.5 kilocalorie. Upon solving, you will get X is equal to minus 128.5 kilocalorie per mole. So the correct answer is option 3. Next question की बात करेंगे। Match list 1 with list 2. Humidity. This is the example of liquid in gas solution. Alloy is an example of solid in solid. So A का आ जाएगा second और B का आ जाएगा first. You can check in options that only
option 4 is correct, which is giving second for A and first for B. You can check all other options also. Amalgam is liquid in solid solution, right? So the correct answer is 4. हिंदी में भी दे सकते हैं, आर्द्रता जो है वो गैस में द्रव का विलयन है, मिश्र धातु जो है वो ठोस में ठोस का है, तो करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diagram gives accurate representation of above reaction? This reaction is given and delta H is given in negative sign. It means the reaction is exothermic reaction. Exothermic reaction means the energy of product will be less than energy of the reactant, right? So in graph we can see the energy profile which indicates lower product energy as compared to reactant energy. So here two graphs are given in which product has lower energy as compared to reactant. Now we have to check in which of these two graphs delta H is represented correctly. So what is delta H? Delta H is the difference of energy of product and energy of reactant. So delta H is the difference of product energy and reactant, which is correctly represented in option number 3. So the right answer will be option 3. हिंदी में देखिए, एक अभिक्रिया दी हुई है जिसका डेल्टा एच का मान ऋणात्मक दिया हुआ है, जिससे आपको समझ में आएगा कि अभिक्रिया जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होगी। ये कम होगी कौन कौन से ग्राफ में ये दिया हुआ है? ग्राफ नंबर 3 में और ग्राफ नंबर 1 में। अब बात आती है कि एंथैल्पी परिवर्तन का मान कहां पर सही रूप से दर्शाया हुआ है। तो एंथैल्पी परिवर्तन उत्पाद और अभिकारक की ऊर्जा का अंतर होता है, जो कि यहाँ तीसरे वाले ग्राफ में सही रूप से दर्शाया हुआ है। तो इसका सही आंसर जो है वो तीसरा ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया बायोमोलिक्यूल से आया है। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। शुगर एक्स पूछा है, ये फाउंड हनी में मिलती है कीटोज शुगर। अब देखो कीटोज मिल रहा है, कीटोज मतलब कौन सी हो सकती है? ऑलरेडी फ्रक्टोज। ये अपने पास जो 4 ऑप्शन है उसमें अगर अपन देखें तो कीटोज तो केवल एक ही ऑप्शन है, फ्रक्टोज, तो इसका आंसर तो सीधे फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को ढूंढना है नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों ढूंढना है। ठीक है, और किसके ढूंढना है? ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8 और उसके साइक्लिक ईथर्स बनाना है। अब देखो साइक्लिक ईथर में तो सबसे पहला ईथर तो बन जाएगा ये, तो एक आइसोमर तो इसके हो जाएगा। इसके पास कायरल सेंटर नहीं है इसलिए एक ही आइसोमर बनेगा इसका। दूसरा ईथर बन जाएगा साइक्लिक वाला ये। अब क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो इसके 2 बनेंगे, एक बनेगा R, एक बनेगा S, तो इसके 2 बन जाएंगे। ठीक, इसी का एक और आएगा इस टाइप से 4 मेंबर रिंग में, ये वाला। अब क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो कायरल सेंटर नहीं है तो एक ही आएगा इसका। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा 3 मेंबर रिंग में ये वाला, क्योंकि इसके पास भी कायरल सेंटर है तो इसके आ जाएंगे 2। और देखते हैं, और में अपने पास आ जाएगा CH3 यहाँ पर और CH3 यहाँ पर, तो इसके बनेगा 1 क्योंकि इसके पास भी कायरल सेंटर नहीं है। अब बच रहा है एक अपने पास ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि इसके अंदर क्या होगा ना कि इसके अंदर पास आप पॉसिबिलिटीज बनाओगे, तो पॉसिबिलिटीज में अपन ये बनाते हैं कि दोनों CH3 ऊपर ले लेते हैं और दोनों CH3 नीचे ले लेते हैं। एक तो ये बनाते हैं, एक में अपन ऐसा कर लेते हैं, एक CH3 ऊपर ले लेते हैं, एक CH3 नीचे ले लेते हैं, एक H इधर एक H इधर। तीसरा अपन ये बना लेते हैं कि एक CH3 यहाँ ले लेते हैं, H इधर ले लेते हैं, एक CH3 एक H यहाँ ले लेते हैं, CH3 यहाँ ले लेते हैं और H यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और एक और बना सकते हैं कि दोनों CH3 नीचे ले लेते हैं और H यहाँ ले लेते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे,
है ना, तो इसका अपन कोई एक हटा देते हैं। तो अब काउंट करते हैं टोटल आइसोमर कितने हैं। तो एक हो गया, ये 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10, तो 10 आएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So now the next question is, for the reaction A gives 2Bv, the backward reaction constant is higher than the forward reaction constant by a factor of 2500. It means Kb is equal to 2500 times that of Kf at 1000 Kelvin. Given that R is given, Kp for the reaction at 1000 Kelvin is. Okay. So first we can calculate Kc. Kc is defined as the ratio of forward rate constant to backward rate constant. Upon putting the values of forward rate constant and backward rate constant, we get Kc is equal to 1 upon 2500. Now, next, by using the relation Kp is equal to Kc RT raised to power delta Ng, Kc is 1 upon 2500, value of R is 1 upon 12, we can write this value approximately equal to 1 upon 12, and temperature given in question is 1000 Kelvin. The value of delta Ng is 2 minus 1, that is 1. Upon solving this arithmetic numbers, you will get 0.033. So the correct answer is option 1. हिंदी में समझिएगा, अभिक्रिया A से 2B के लिए 1000 केल्विन पर पश्च दिशा में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अग्र दिशा में अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से 2500 गुना है। कितना है? 2500 गुना अधिक है। इसका मतलब है हम Kb को कितना लिख सकते हैं? 2500 गुणित Kf लिख सकते हैं। यहां से सबसे पहले हमने साम्य स्थिरांक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, उसको हमने Kp और Kc के संबंध में पुट कर दिया, तो Kp का मान आ गया 0.033। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्सॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोस n is equal to 2 to n is equal to 3, इलेक्ट्रॉन 2 से 3 पर जा रहा है, एंड n is equal to 4 to n is equal to 6. It means two transitions are given in this question. We can apply Rydberg formula here to calculate value of wavelength. So for the first transition, I am denoting this wavelength as lambda 1, and for the second transition, wavelength is denoted by lambda 2. So for first transition, 1 upon lambda 1 is equal to Rydberg constant times 1 upon n1 square, that is 1 upon 4 minus 1 upon 3 ka square, that is 9. So upon solving, you will get 1 upon lambda 1 is equal to R 36 and 5, right? Now next, 1 upon lambda 2 is equal to Rydberg constant multiplied by 1 upon 16 minus 1 upon 36. This will become R multiplied by 16 into 36, and 36 minus 16, that will become 20. So this is equation 1 and this is equation 2 for 1 upon lambda 2. Now upon dividing this equation, you will get lambda 1 upon lambda 2 is equal to 1 upon 4. So the correct answer is option 2. हिंदी में समझिएगा, दो संक्रमण हो रहे हैं यहाँ पर, एक संक्रमण ऊर्जा स्तर 2 से 3 के लिए और एक संक्रमण हो रहा है ऊर्जा स्तर 4 से ऊर्जा स्तर 6 के लिए। तो दोनों के लिए अलग अलग समीकरण हमने बना लिए, दोनों समीकरणों को डिवाइड करने पर आपको मिल जाएगा lambda 1 और lambda 2 का अनुपात, ठीक है, और जो कि कितना मिलेगा 1:4। तो करेक्ट आंसर जो है वो इसका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
if the molar conductivity lambda m of 0.05 mole per liter solution of monobasic weak acid is 90 Simon centimeter square per mole. It means you have value of lambda m that is 90. Now its extent, or we can say degree of dissociation, will be, so you have to find value of alpha. Assume lambda naught of cation is 349.6 and lambda naught of anion is 50.4. So we can approximately write this 350 and this is as 50. So upon adding these two values, you will get lambda naught equal to 400. Now alpha is equal to lambda m divided by lambda naught. So you will get 90 upon 400 and this will be approximately equal to 0.225. So correct answer will be option 1. हिंदी में समझे, यदि एक एकल क्षारीय दुर्बल अम्ल, एकल क्षारीय दुर्बल अम्ल का मतलब हो गया कुछ इस तरह से, जिसमें से एक ही H पॉजिटिव निकले, इसका मतलब इसको जब आयनाइज करेंगे तो एक पॉजिटिव आयन बनेगा और एक ही नेगेटिव आयन बनेगा। तो एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है, इसलिए डायरेक्टली आप पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के जो लैम्डा नोट के मान दिए हुए हैं उनको आप डायरेक्टली जोड़ दें, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब डायरेक्टली आपने जोड़ दिया तो लैम्डा नोट का मान क्या आ गया, 400। अनंत तनुराप पर जो लैम्डा का मान है वो कितना आ गया, 400 आ गया। इस सांद्रता पर लैम्डा एम का मान आपको 90 दिया हुआ है, अल्फा का सूत्र लगा देंगे, अल्फा का मान आ जाएगा 0.225। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 moles of liquid X and 10 moles of liquid Y makes a solution having vapor pressure of 72. The vapor pressure of pure X and Y are 63 torr and 78 torr respectively. So we apply Raoult's law for this solution. Pt is equal to Pa naught Xa plus Pb naught Xb. Upon putting the given values, so upon putting the values, Pa naught is 63 into Xa is 5/15 plus Pb naught is 78 into Xb is 10/15. ठीक है, so this will become 21 and this will become 26. So 21 plus 52, this will become 73 torr, right? So this equation is valid for ideal solution. So ideally the total pressure of solution should be this much, 73 torr, but in question it is given as 70 torr. It means the observed total pressure is less than total pressure which should be observed when solution is ideal. So this solution is deviating negatively from ideal condition, right? So the solution shows negative deviation. Option 4 will be the right answer. हिंदी में समझिए, द्रव X के 5 मोल और द्रव Y के 10 मोल मिलकर के इस टाइप से एक विलयन बना रहे हैं जिसका कुल दाब जो आ रहा है वो कितना, 70 टॉर आ रहा है। जब हम आदर्श विलयन के लिए सूत्र लगाते हैं तो जो कुल दाब है उस कुल दाब का मान कितना आना चाहिए, 73 टॉर का आना चाहिए, लेकिन आ कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। ठीक है, मतलब जो आदर्श वाली स्थिति है उससे कम दाब आ रहा है। इसका मतलब ये किस तरह का विचलन दर्शा रहा है, ऋणात्मक विचलन दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। The next question is, among the following choose the one with equal number of atoms. Okay, so first we'll calculate moles. Given mass, this is actually gram. Okay, so given mass, that is 212 divided by molar mass of sodium carbonate, that is 106. This will become 2 mole into Na. So number of molecules, and this one unit contains how many atoms? 6 atoms. So we can multiply it by 6 to get total number of atoms. This will become 12 into Na. So first option contains 12 Na atoms. Now for second option, 248 divided by
62. This will give us number of moles, and that will be how many moles? 4 moles. Upon multiplying by Avogadro number, we'll get number of units of sodium oxide. Now one formula unit of sodium oxide contains 3 atoms, right? So upon multiplying by 3, you will get number of total atom, and that will become 12 Na. So both first and second option contains same number of atoms, right? So now we have to calculate in more options. Like I am calculating for option D, that is 12 gram of hydrogen. So first we calculate number of moles, 12 divided by 2, that is 6 mole, and upon multiplying by Na, we'll get number of molecules, and when we multiply it by 2, we'll get number of atoms of hydrogen, that is 12 Na. So again, here the number of atoms are 12 Na, which is similar to option A and B. So the correct option will be A, B and D. So it is given in option number 4. So correct answer will be option 4. हिंदी में देखिए, इनमें से किसमें परमाणु की संख्या समान है? तो आप देखिए, मैंने ऑप्शन 1 में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में, इन तीनों में परमाणुओं की संख्या को परिकलित किया है, और इस हिसाब से जो ऑप्शन 4 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है ना। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि इन द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट। मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर की जो हाफ लाइफ है उसका टी हाफ हमें कितना दिया हुआ बेटा? 1 मिनट। कितना दिया हुआ है? 1 मिनट अपन को हाफ लाइफ दिया हुआ है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल अपन को 1 मिनट दिया हुआ है, और पूछा है कि अगर हम इसको 99% कंप्लीट करते हैं, 99.9% कंप्लीट करते हैं, तो हमें इसका कितना टाइम लगेगा। मतलब अपन को टी 99.9% की वैल्यू पूछी हुई है। अगर अपन इसको देखें कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर हमें टी हाफ पता है तो टी हाफ से अपन के की वैल्यू निकाल सकते हैं। के की वैल्यू आ जाएगी बेटा 0.693 बाय टी हाफ, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2.303 log 2 बाय टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। अब अपन 99.9% की बात करें तो हमें जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी A0 इज द 100, और अगर हम इसके 80 की वैल्यू देखें तो 80 अपन को लेना पड़ेगा बेटा 0.1। ठीक है, 99% कंप्लीट हो जाएगा तो 0.1 बचेगा। फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर का, तो ये लगेगा K इंटू टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log A0 बाय 80। ये हमें फॉर्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखते हैं इस फॉर्मूले को लगाकर देखते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे तो के की वैल्यू है बेटा अपने पास 2.303 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3 के इक्वल, डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा अपने पास 80 इंटू के इंटू टी, सॉरी यहाँ पर टी आ जाएगा बेटा 80, ये टी अपन को निकालना है, इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 log 100 बाय 0.1। 100 बाय 0.1 को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो log 1000 इज 3, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 2.30 से बेटा 2.303 कट जाएगा, 3 से कटेगा तो बेटा यहाँ पर ये 0.3 कटेगा तो ये आ जाएगा 10, तो टी की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी 10 मिनट्स। तो अपन को 10 मिनट लगेंगे इस रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट करने में। इसको डायरेक्टली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें कभी सवाल में टी हाफ की वैल्यू 1 मिनट दे रखी है तो उसका 10 टाइम्स होता है 99.9%, तो सीधा अगर हमें याद भी है तो हम 1 मिनट का 10 टाइम्स कर देंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 10 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 2 10 मिनट का आंसर आ जाएगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनर्जी और रेडियस पूछी अपन को फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम प्लस 2 की। तो एनर्जी और रेडियस निकालनी है। सबसे पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी के लिए अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये अपन को फॉर्मूला लगाना पड़ता है एनर्जी के लिए। फर्स्ट ऑर्बिट लिखा हुआ है अपने पास, अगर प्रथम बोर कक्षा लिखी हुई तो बेटा n की वैल्यू तो 1 हो जाएगी अपने पास, तो सिर्फ हमें z से ही आंसर निकालना है। सबसे पहले लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का जो z होता है बेटा वो 3 होता है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो हमें इस वैल्यू का 9 मल्टीप्लीकेशन में आंसर देना है। तो E जो लिथियम प्लस 2 के लिए आएगा बेटा वो आ जाएगा इसका 9 टाइम्स, तो हो जाएगा -2.18 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -18। तो अगर हम इसका 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन देखते हैं 2 इंटू 9 लगभग 18 के आसपास आंसर आना चाहिए, 18 19।
तो ये अपन को ये 19.62 लिखा हुआ है एक ऑप्शन में, यहाँ पर भी 19.62 लिखा हुआ है, तो या तो 1 या 3 अपना ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। माइनस 19.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, ये तो आ जाएगा अपना लिथियम के लिए। इसी तरीके से अगर हम इसको हीलियम प्लस के लिए निकालें तो हीलियम का Z होता है बेटा 2 होता है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो इसी वैल्यू को 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब माइनस 2.18 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। तो इसका 4 टाइम्स करेंगे तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कोई ऑप्शन में लिखा हुआ है 8.72, इसके अंदर भी प्रेजेंट बेटा, इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो एनर्जी अपन ने निकाल ली। अगले क्वेश्चन में, अगले इसी पार्ट में अपन को रेडियस पूछा हुआ है। रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस इज इक्वल टू 52.9 पिकोमीटर में दिया हुआ है इंटू n स्क्वायर बाय z, ये अपन को दिया हुआ है। अब n की वैल्यू तो 1 है, n की वैल्यू अगर 1 है ये पिकोमीटर में आंसर आ जाता है। n की वैल्यू अगर 1 है तो सबसे पहले अपन किस लिए निकाल देते हैं बेटा, सबसे पहले अपन निकाल देते हैं लिथियम के लिए। लिथियम के लिए निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 52.9 इंटू 1 बाय, लिथियम के लिए वैल्यू 3 हो जाएगी तो बाय 3 हो जाएगा, 52/3 हो जाएगा, तो लगभग अपने पास आंसर आ जाएगा बेटा 17.6 पिकोमीटर। और अगर हम यही चीज हम निकालते हैं हीलियम प्लस के लिए, यहाँ +2 आएगा, यहाँ पर हीलियम प्लस के लिए तो याद आएगा 52.9 इंटू 1/2, क्योंकि इसके Z की वैल्यू 2 होती है, तो 52.9 का आधा हो जाएगा बेटा 17.6 और इसका आधा हो जाएगा, तो अपने पास ऑप्शन लगभग आ जाएगा 26.4 और 26.4 पिकोमीटर। तो अब देखते हैं कहाँ पे 1 और 3 अपने मैच कर गए थे। तो वैल्यू थी पहली 17.6, देन पिकोमीटर यहाँ पर भी अपने पास लिखा हुआ है 17.6 24 पिकोमीटर, पर यहाँ पर अपने पास -18 जूल है और यहाँ पर -16 जूल है, तो अपना आंसर -18 जूल में आएगा, तो ऑप्शन नंबर बेटा 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कौन सी थ्योरी इनमें से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो बेटा वो गैल-लुसाक्स लॉ, गैस वॉल्यूम लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाती, गैसीय आयतनों का नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी मेंशन। अब देखिए दिए गए गुणधर्मों के संदर्भ में सही क्रम पहचानना है अपने को। देखो ये क्वेश्चन लेंदी करने के लिए उन्होंने ऐसा बनाया है, आपको टाइम बचाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर, तो बिल्कुल सही दिया हुआ ऑर्डर, देख सकते हो कैसे कि अगर पानी है तो पानी के पास 2 लोन पेयर है ना, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में डाइपोल को लेके जा रहे हैं। NH3 है, NH3 में अपने पास 3 हाइड्रोजन है, उसके पास 1 लोन पेयर एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, और इसके पास तो लोन पेयर ही नहीं है ना, CH-Cl3 के पास। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर तो सही दिया बिल्कुल, तो ए तो बिल्कुल सही है। अब फटाक से देखिए डी ऑप्शन को। अब डी ऑप्शन का ऑर्डर देखिए क्या है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, फिर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर होती है H सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर होना चाहिए बॉन्ड एनर्जी का, या कहें बॉन्ड एंथैल्पी का, आबंध एंथैल्पी का, तो ये ऑर्डर दिया हुआ है बिल्कुल, तो ए भी सही है, डी भी सही है। अब अपन लगा देते ए और डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैच द लिस्ट विथ 1 and 2, दोनों को मैच करना है। विटामिन दिए है, डेफिशिएंसी दिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे, तो डी आर अपन ने पढ़ा था विटामिन डी से आर, आपको डॉक्टर बनना है तो आर से रिकेट हो जाएगा, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3 तो आप सब में दिया था, ठीक है। तो अपन सबसे पहले 6 डी ऑप्शन चेक करते। देखिए विटामिन B6 की कमी से होता है कन्वर्जेंस, ठीक है, मरोड़ पड़ना, ठीक है। तो B6 की वजह से क्या पड़ता है, कन्वर्जेंस, मरोड़ पड़ना, तो D का 2 होना चाहिए। अब ऑप्शंस में देखिए D का 2 एक ही ऑप्शन जा रहा है, ये वाला ऑप्शन, तो क्या आना चाहिए, A का 4 आना चाहिए, B का 3 आना चाहिए, C का 1 आना चाहिए और D का 2 आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने को बेसिसिटी का ऑर्डर बनाना है, क्षारीयता का क्रम बताना है, ठीक है। अब अपने पास जो कंपाउंड्स है अपन उनको ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला कंपाउंड तो एक तो ये है, इसका नाम है एन इथाइल इथेनामाइड, एन इथाइल इथेनामाइड। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन अपने पास ये है इथेनामीन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अपने पास ये है एन मिथाइल एनिलीन, और चौथा ऑप्शन है अपने पास एनिलीन। अब देखिए हमने पढ़ा है कि एलिफेटिक आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक, तो एलिफेटिक जो होंगे वो ज्यादा बेसिक होंगे। देखो ये भी एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक, ये दोनों एरोमेटिक है, ये कम बेसिक होंगे, ये दोनों ज्यादा बेसिक होंगे, ज्यादा क्षारीय होंगे। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, इथेन
एन इथाइल इथेनामाइन सबसे ज्यादा हो गया, उसके बाद किसका नंबर आ गया, इसका, तो ये बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन मैच कर लेते हैं, एन मिथाइल इथेनामाइन इथेनामाइन, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, या तो फर्स्ट है या तो फोर्थ है। अब अपन आगे चेक करते हैं, ये 2 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री 1 डिग्री में तो 2 डिग्री ज्यादा क्षारीय होता है, ज्यादा बेसिक होता है, तो एन मिथाइल एनिलीन ज्यादा क्षारीय होगा, ठीक है, एन मिथाइल एनिलीन ज्यादा क्षारीय होगा, तो एन मिथाइल एनिलीन ज्यादा क्षारीय बेंजीनामीन से, इस हिसाब से इसके लिए फर्स्ट आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। बेटा ध्यान से सुनो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओगे तो लेमडा जो है वो कम आएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लगाओगे तो लेमडा मतलब वेवलेंथ कम आएगा। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देखो, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बी के लिए वेवलेंथ सबसे कम आ जाएगा। अब बी के बाद अगला नंबर ये आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो बी के बाद ए आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं, बी के बाद ए आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन जल को रंगहीन नहीं करता। बेटा ध्यान दीजिए, ब्रोमीन और वाटर जो है वो डबल बॉन्ड को पता लगाने की टेक्निक है। अब जिसमें डबल बॉन्ड है वो दे देगा, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है वो नहीं देगा। देखो इसमें डबल बॉन्ड है, ये दिखा सकता है, डबल बॉन्ड है, ये दिखा सकता है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये दिखा सकता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। अपने पास एक प्रोडक्ट, अपने को इसका फाइंड आउट करना है फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। अब हमारे पास जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम बेंजोइल पेरोक्साइड डाल रहे हैं, मतलब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लगाने वाले हैं। अब बीआर देखो हम दो जगह लगा सकते हैं, बीआर फ्री रेडिकल, या तो हम यहाँ लगा सकते हैं या तो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो दो ऑप्शन बन रहे हैं कि अगर हमने यहाँ लगाया तो इसको ये बॉन्ड तो हट जाएगा। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ CH3, यहाँ Br और यहाँ फ्री रेडिकल, और एक ऑप्शन ये बन रहा है, यहाँ Br और यहाँ फ्री रेडिकल। अब देखिए ये फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है बिकॉज इसके पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये आगे जाएगा। अब ये आगे जाएगा तो इसका देखिए Br कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, तो इसके Br में आगे जाके हम क्या डाल रहे हैं, KCN डाल रहे, तो Br हट के CN लग जाएगा, तो यहाँ लगेगा CN, और CN का रिडक्शन कर रहे हैं अपन इथेनॉल डाल के, है ना, सोडियम इथेनॉल डाल के, तो C2H5OH डाल के, तो ये साइनाइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू अमीन। तो कुछ ये प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ऐसा ऑप्शन हमारे पास ये वाला है, थर्ड आ जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिस्टिलेशन से है, आइए मैच करना है अपने को फटाफट से क्वेश्चन। तो क्लोरोफॉर्म एनिलीन दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन तो हमको पता है कि साधारण आसवन सिंपल डिस्टिलेशन से करते हैं। ए का 4 होना चाहिए, ए का 4 होना चाहिए, ये दोनों तो घट जाएंगे, ठीक है ना। अब या तो थर्ड है आंसर या तो फोर्थ है आंसर, ठीक है। अपने को एक और पता है कि एनिलीन वाटर स्टीम डिस्टिलेशन, तो डी का 2 आ जाएगा, डी का 2 आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप कौन कौन होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। आइए मेन ग्रुप एलिमेंट्स देखते हैं। देखो ये तो हो गया एस ब्लॉक का, ठीक। अब ये क्योंकि डी खाली है तो डी का हो गया, तो बी तो खत्म हो गया, ठीक है। पी खाली है मतलब ये हो गया पी ब्लॉक का, तो देखो पहला वाला एस ब्लॉक का है, सी वाला पी ब्लॉक का है, ये वाला तो कॉपर है आपके पास, तो ये हो गया डी ब्लॉक का, तो ये भी गया, ठीक है। और ये भी डी का ही हो जाएगा क्योंकि इसका डी खाली है, तो ये भी गया। तो बच कौन रहा है, केवल ए और सी, फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट एज अ सिस ट्रांस आइसोमर्स। हमें सिस ट्रांस समअवयवी के रूप में कौन कौन सा पाया जाता है देखना है। पहला ऑप्शन बनाते हैं 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन पहले बना देते हैं अपन, उसमें बेटा 1,1 डाइमिथाइल कुछ ऐसा बनेगा। दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बनाते हैं बेटा, साइक्लोहेक्सेन में हमें बोला हुआ है 1 और 2 पोजीशन पे। फिर बोला हुआ है पेंट 1 पेंट, तो सबसे पहले तो 5 कार्बन की एक चेन बना देते हैं अपन, इसमें पहले पोजीशन पर अपन को डबल बॉन्ड लगाना है। फिर है हेक्सीन, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें अपने पास 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप आएगा और इसी पोजीशन पे अपन को 2 इन भी लगाना है, तो ये अपने पास आ जाएगा। तो देखो ये तो सेम ग्रुप हो गए बेटा, सेम ग्रुप हो गए तो ये सिस ट्रांस नहीं दिखा सकता। यहाँ पर CH2 होगा, CH2 मतलब 2 हाइड्रोजन आ गए तो ये भी सिस ट्रांस नहीं दिखा सकता।
यहाँ पर भी दोनों सेम ग्रुप आ गए तो इसमें भी सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अपने पास यहाँ पर अपने पास सिस ट्रांस पॉसिबल है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, तो ये जो है ये अपने पास दिखा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 बेटा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86 पे। फॉस्फोरिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है, H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है, H3PO4। स्टेप्स विद देयर आयोनाइजेशन कांस्टेंट K1 K2 K3, इनके 3 आयोनाइजेशन जो पद होते हैं K1 K2 K3 इस फॉर्म में दिया हुआ है। और अपन से कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कुछ कथन लिखे हुए हैं, तो उनको देखते हैं। अब हमें पता है कि जो इनका ओवरऑल K होता है वो बराबर होगा बेटा K1 प्लस K2 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। जब हम लॉग की वैल्यू लेंगे तो हमें पता है कि लॉग की वैल्यू में जो चीज मल्टीप्लीकेशन में है वो प्लस में चली जाएगी, तो पहला बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। H3PO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2PO4 एंड HPO4, तो बिल्कुल जो इनके आयंस होते हैं, जो इनके कॉन्जुगेट होते हैं, उनसे ये स्ट्रॉन्गर होता है, तो बी ऑप्शन भी बेटा करेक्ट है। K1 की वैल्यू K2 K3 से बड़ी होगी, तो बिल्कुल जो सबसे पहला H प्लस निकलता है उससे जो K1 आता है वो हाईएस्ट होता है, देन K2 देन K3, तो सी बिल्कुल ठीक होगा। और हाँ, ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, बस हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, तो डी इनकरेक्ट है। ए बी सी तीनों करेक्ट हो जाएंगे अपने पास, तो अपन देखते हैं ऑप्शन सेकंड नंबर के ऑप्शन में अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 87। अब देखते हैं यहाँ पर, ये अपने पास दिया हुआ है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान सा सवाल है। हम देखें तो यहाँ पर ग्रुप से मैच करना है, एल्यूमिनियम +3 जो है वो ग्रुप नंबर 2 में लाई करता है, Pb+2 जो है वो ग्रुप नंबर 1 में लाई करता है, उससे भी अपन ऑप्शन मैच कर सकते हैं। 4 का अपने पास या डी का अपने पास आना चाहिए था सेकंड, डी का सेकंड अपने पास एक ही ऑप्शन में है, तो अपन सीधा सीधा इसका फोर्थ आंसर भी बता सकते हैं। चलते आगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर हायर यील्ड ऑफ NO। NO की अपन को हायर यील्ड चाहिए, अपन को बोला हुआ है कि NO सबसे ज्यादा कम मिलेगा, है ना, NO की उच्चतर लब्धि चाहिए अपन को। डेल्टा एच देखेंगे तो बेटा डेल्टा एच इसका पॉजिटिव दिया हुआ है, धनात्मक वैल्यू है। टेम्परेचर की बात कर रहा, हायर टेम्परेचर उच्च तापमान पर, तो अगर हम तापमान बढ़ाते हैं और रिएक्शन एंडोथर्मिक उष्माशोषी होती है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, मतलब NO ज्यादा बनेगा, तो उच्चतर तापमान बिल्कुल ठीक है, हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर नहीं चाहिए हमें। हायर कंसंट्रेशन ऑफ N2 और हायर कंसंट्रेशन ऑफ O2, तो अगर हमें पता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट अभिकारकों की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है, तो N2 भी बढ़ा रहे हैं O2 भी बढ़ा रहे हैं, तो दोनों बढ़ाने से अपने पास रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो A, C एंड D इसके 3 आंसर आ जाएंगे बेटा अपने पास ACD, जो कि अपन को ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं बेटा, लिखे हुए 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 को पढ़ते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बेंजीन डाइजोनियम लवण को 273 टू 278 केल्विन पर नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है और इट इज डिकम्पोज इजीली इन द ड्राई स्टेट, ये शुष्क अवस्था में आसानी से विघटित हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। कथन नंबर 1, इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन इज डिफिकल्ट, हम बोलते हैं कि जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर आयोडीन को लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, इसके लिए फर्दर रिएक्शन होती है। पहले अपन बेंजीन डाइजोनियम लवण बनाते हैं और फिर इसकी रिएक्शन Ki से करवाते हैं, तो Ki की रिएक्शन की मदद से ही अपन बेंजीन के अंदर क्या जोड़ सकते हैं, I को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, I को जोड़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी बेटा करेक्ट है, दोनों ही कथन सत्य बेटा इसके, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 में अपन को इसका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 में हमारे पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और कंपाउंड को सबसे पहले बना लेते हैं अपन। ये कंपाउंड है बेंजीन, बेंजीन के साथ लिखा हुआ इधर C डबल बॉन्ड O, ये है अपने पास CN, C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन सबसे पहले तो CH3 MgBr के साथ करवा रखी बेटा ना, CH3 MgBr, और CH3 MgBr के साथ हमें एक्सिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3 MgBr, ये दोनों के साथ रिएक्शन कर लेता है, ये कीटोन के साथ भी रिएक्शन कर लेता है और ये साइनाइड के साथ भी करेगा। अगर हम सबसे पहले वहां पर देखें तो यहाँ पर आएगा डेल माइनस, ये होगा डेल प्लस, ये अटैक करेगा इस पे, ये ऑक्सीजन उधर चला जाएगा, इस पे जब अटैक करेगा तो ये हो जाएगा साइनाइड, यहाँ पर ये रिएक्शन इधर चली जाएगी और वहां पर MgBr जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से अपने पास प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले अपने पास बेंजीन है, बेंजीन के साथ यहाँ पर आ जाएगा ये कार्बन, कार्बन पे इधर लगेगा OMgX या OMgBr, यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक CH3 भी कनेक्ट हो जाएगा बेटा, जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये अपने पास कार्बन है, इस कार्बन से अपने पास डबल बॉन्ड NMgBr यहाँ बनेगा, NMgBr, और यहाँ जुड़ जाएगा बेटा CH3, ठीक है। ये सबसे पहले अपने पास CH3 MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालने की वजह से ये प्रोडक्ट अपने पास बन रहे हैं। अब इसको बनाने के बाद अपने पास सेकंड स्टेप में देखो क्या बोल रखा है, हाइड्रोलाइसिस है ना। ये एक्सिस में इसलिए दिया है बेटा ताकि अपन दोनों तरफ रिएक्शन करवा सके। फिर जब अब इसको हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, जब इसका जल अपघटन करवा देते हैं H3O+ के साथ, तो वो जो OMgBr वाला जो पहला प्रोडक्ट है वहां से तो अपन को अल्कोहल मिल जाएगा, ये अल्कोहल मिल जाएगा। तो अपने पास बेंजीन, बेंजीन से अपने पास यहाँ पर आएगा OH, यहाँ जुड़ा रहेगा बेटा CH3,
और अपने पास कंपाउंड बन जाएगा यहाँ पर C, यहाँ पर लग जाएगा C के साथ लग जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O और यहाँ पर लग जाएगा CH3। ठीक है, तो अपना ये आंसर आना चाहिए। तो अपने पास अगर इसको ऑप्शंस में देखें तो कहाँ लिखा हुआ है अपने पास ऑप्शन में, ये अपने पास ऑप्शन में लिखा हुआ है CH3, सेकंड ऑप्शन में अपने पास ये चीज लिखी हुई है। फर्दर यहाँ पर एक और क्वेश्चन अपने पास ये भी उठता है कि हमें क्वेश्चन के अंदर ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है बेटा एक्सिस में दिया हुआ है, अगर ये एक्सिस में आदिक्य में है तो मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर इसने फर्दर अपने पास रिएक्शन MgBr ने किया, CH3 MgBr ने अगर रिएक्शन किया तो फर्दर इस वाले जो कीटोन है इस पे फिर से अटैक होगा और यहाँ से फिर अल्कोहल बन सकता है। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर अपने पास ये भी हो सकता है कि सबसे पहले पास अपने बेंजीन हो, यहाँ पर अपने पास OH जुड़ा हो, यहाँ पर अपने पास CH3 हो और ये जो कार्बन है इससे एक CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH हो, ये भी अपने पास एक आंसर आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी देखें तो अपने पास ऐसे दो आंसर, एक ये भी दिया हुआ है देखो बेटा फर्स्ट ऑप्शन में भी, और अपने पास ये भी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन यही है कि NTS का करेक्ट आंसर क्या बताता है, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमको इसको किस तरीके से करना था, बट अपने अकॉर्डिंग इसके दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं।